नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 31 के अंतर्गत भारत में किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। एक बार फिर से भारतीय इतिहास के अध्याय में एक नया अध्याय इन मुगलों के रूप में यहाँ पे जुड़ने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी इन मुसलमानों के संदर्भ में आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत इस्लाम धर्म का पूरी तरीके से उदय हो चुका था। अब यहाँ पे देखेंगे तो पुनः इतिहास अपने आप को दोहराते हुए नजर आएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा जो भी अपने शासन प्रशासन साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक उसी प्रकार से इन मुगलों के द्वारा यहाँ पे करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चूंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, इसीलिए देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का भारत में पूरी तरीके से जब स्टेबलाइजेशन होगा तो अपने आप दिल्ली सल्तनत का पूरा जो शक्ति है एक तरीके से स्थानांतरण हो जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि तलवार के दम पे मुगलों के द्वारा अपने अंडर कंट्रोल में यहाँ पे कर लिया जाएगा। खासकर उस पानीपत के प्रथम युद्ध में, जैसे कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ पे लड़ा गया था। अब यहाँ पे वही चीज़ होगा, मुगलों के द्वारा भी भारत में सबसे एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसमें थोड़ा सा कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो विशाल एम्पायर अशोक का यहाँ पे माना जाता है, लेकिन अशोक के बाद से अगर नंबर 2 में अगर देखा जाए तो इन मुगलों का ही होगा। और इन मुगलों में देखेंगे तो एक से एक योग्य शासक होगा सब, और ख़ासकर औरंगजेब के समय तो ये मुगल जो साम्राज्य होगा इतना बड़ा हो जाएगा कि एक शासक से संभल ही नहीं पाएगा। और जैसे ही औरंगजेब की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के द्वारा उतने बड़े साम्राज्य को यहाँ पे भरसक संभालने में वो सब नाकामयाब हो जाएगा। और उसी का फ़ायदा पूरी तरीके से मराठों को मिलेगा, अंग्रेज़ों को मिलेगा, जिसमें अंग्रेज पूरी तरीके से यहाँ पे आगे आना शुरू कर देगा। और मराठा सब पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से बिल्कुल पराजित हो जाएगा। कुल मिला के अब यहीं से अंग्रेज़ों की जो वर्चस्व है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। अब आपको इसमें समझना है कि बहुत सारे शासक होंगे, जैसे बाबर से लेके देखेंगे तो अंतिम जो शासक होगा बहादुर शाह जफर तक, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और आज का जो क्लास है हमारा हम होगा, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का उदय कैसे होगा इस पे हम लोग विशेष तौर पे केंद्रीकृत रखेंगे, और यहाँ पे बाबर के बारे में जानेंगे। और बाबर ने जो 5 जो युद्ध लड़ा, इन युद्धों के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल सल्तनत का किस प्रकार से नींव रखा, तो पूरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, और इसको एक एक ठीक है टॉपिक के माध्यम से, एक एक शासक के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो साहित्य कला स्थापत्य के क्षेत्र में शासकों ने ठीक है इतना सारा युद्ध लड़ा हुआ है, यहाँ से प्रश्न भर भर के आता है। और इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। और मेरा यहाँ पूरा कोशिश होगा, क्योंकि यहाँ पे रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है, जितने भी फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य, यही है इतना बड़ा जो एम्पायर आपको देखने के लिए मिल रहा है इन मुग़लों के रूप में। देख पा रहे अगर साम्राज्य विस्तार की बात किया जाए तो बिल्कुल बांग्लादेश से वर्तमान में जो पाकिस्तान का एरिया है बलूचिस्तान तक आपको दिखाई देगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें उत्तर से दक्षिण तक, तो कश्मीर से लेके आपको नीचे कावेरी नदी, वर्तमान में जो तमिलनाडु की ठीक है नदी के रूप में इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इतना बड़ा जो विशाल एरिया है, आप खुद देख पा रहे हैं, जूम कर पा रहे होंगे कि इतने बड़े विशाल एरिया पे आखिर इन मुग़लों ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया। थोड़ा जिज्ञासु बनिए, आखिर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे हो गया, कैसे इतने बड़े साम्राज्य को मुग़लों ने मैनेज करने का प्रयास किया। और वर्तमान में एक से एक स्थापत्य कला के क्षेत्र में आप देखते हैं, चाहे लाल किला की बात करें ठीक है, या फिर हम लोग जमा मस्जिद की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ यहाँ पे वर्तमान में मुग़लों की जो स्मृति है, उनके द्वारा जो कृतियाँ हैं, कहीं न कहीं वर्तमान में भारत सरकार उसका संरक्षण कर रही है। तो कहीं न कहीं देखिए वो धरोहर के रूप में यहाँ पे मौजूद है, विरासत के रूप में भारत के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो किसके द्वारा किया गया ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया गया। चूँकि 200 वर्षों में यहाँ पे जो भी योग्य शासक हैं, खासकर बाबर से लेके आपको दिखाई देगा औरंगजेब तक, यही मामला चला जाएगा 200 तक। बाकी देखेंगे तो जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी लगभग 1707-8 के पश्चात ठीक है, उसके बाद से फर्रुखशेर वगैरह के समय देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो जाता है।
तो इसीलिए वो टाइम पीरियड गिना नहीं जाता है। उसके बाद से फिर देखेंगे नादिर शाह का कैसे आक्रमण होगा, प्लासी हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पे। मुगल रहेगा सब, लेकिन नाम मात्र का रहेगा। शुरुआत में 200 वर्षों तक देखेंगे तो मुगलों के बिना तो अंग्रेज सब भी, ठीक है, माने अंग्रेज सब भी सब पानी मांगता था, विदेशी शक्ति तो कुछ थी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शासन के प्रारूप की यहाँ पे बात किया जाए, प्रारूप जैसे कि आज वर्तमान में देखिए इतना बड़ा भारत है, कैसे शासन का जो प्रारूप है संघीय ढांचे के रूप में मौजूद है, एक संसदीय प्रणाली के रूप से इसको चलाया जा रहा है। तो आखिर मुगलों ने इसको कैसे चलाया, आखिर अशोक ने इससे भी बड़ा विशाल साम्राज्य को कैसे चलाया, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर अशोक की बात करें तो माना जाता है कि अशोक ने केंद्रीकृत सत्ता को स्वीकार करते हुए विकेंद्रीकृत व्यवस्था पे भी उसने बल दिया। अर्थात शासन का जो केंद्रीकृत स्वरूप, अशोक बिल्कुल ही केंद्र में रहता था और अपने जो भी प्रांत था इसको कई सारे भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। और अपने जो भी यहाँ पे गवर्नर हो गया, ठीक है, उन सारे गवर्नरों के माध्यम से, प्रांतीय जो अध्यक्ष होते थे उनके माध्यम से बड़ी शानदार तरीके से उसने शासन प्रशासन को चलाया। अब यहाँ पे इन मुगलों के बारे में भी सेम चीज़ आपको समझना है कि देखिए पूर्णतः राजशाही है। अर्थात यहाँ पे अब ये झंझट नहीं रहेगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये गुलाम वंश है, ये खिलजी वंश है, सैयद है, लोदी है। यहाँ पे चीज़ को झंझट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुगल जो लोग हैं अपने आप को तैमूर का वंशज मानते हैं, मंगोल के रूप में यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है। देखेंगे अभी हम लोग स्थिति आपको समझ में आएगा। तो कई सारा वंश आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक ही वंश होगा यहाँ पे, वो मुगल ही मुगल होगा, ठीक है। जो भी शासक होगा मुगल ही रहेगा। और पूर्ण राजशाही का मतलब बिल्कुल मोनार्ची सिस्टम के रूप में आपको समझना है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो, ठीक है, राजा का भाई हो, राजा का, ठीक है, सगे संबंधी हो, लेकिन वो मुगल ही होना चाहिए। और इसमें अमीर लोग भी उसको, ठीक है, चैलेंज देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अमीरों का भी बहुत खौफ था इन मुगलों से। तो आसान नहीं था। जैसे दिल्ली सल्तनत में होता था तो अलग कोई अगर शासक बन जाता था तो अमीर लोग उसको सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे कोई गुलाम बन जाता था शासक तो अमीर लोग उसको हे दृष्टि से देखता था। यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि तैमूर लंग का शुरू से ही भारत में बहुत अधिक आतंक रहा था। एकात्मक व्यवस्था पूरी तरीके से मौजूद थी, यह अर्थात यूनिटरी सिस्टम था। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पूरी जो शक्ति का जो वास्तविक केंद्र था शासक के हाथों में हुआ करता था। लेकिन चूंकि अब शासक तो अकेले सारा कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने संघीय संरचना को भी यहाँ पे बनाया हुआ था। सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप है वर्तमान में, जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, कुछ भी कर ले यहाँ पे स्टेट, ठीक है, अधिकतर जो लागू होगा वो तो यहाँ पे सेंटर का ही लागू होगा। तो यही आपको समझना है कि कुल मिला के देखिए कुछ भी हो जाए, शासक का, ठीक है, प्रभाव इन प्रांतों में सबसे अधिक होता था इस संघीय संरचना के अंतर्गत। धार्मिक समूह की यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए अपने आप को ये इस्लाम धर्म के, ठीक है, बिल्कुल ही एक सेवक के रूप में, अंगरक्षक के रूप में मानते थे। और ये सुन्नी कहलाए, ध्यान रखिएगा, सुन्नी कहलाए। कैसे कहलाए थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाषाओं की बात किया जाए तो देखिए चूँकि ये लोग आया हुआ था उज्बेकिस्तान की तरफ से, ठीक है, और वहाँ पे उस समय इनकी जो भाषा होती थी, मातृभाषा, मदर टंग के रूप में, चगताई भाषा के रूप में यहाँ पर स्टेबलाइज था। तो शुरू में जब देखेंगे बाबर जब आएगा तो चगताई भाषा उसको आता था, इसी से यहाँ पे शुरुआत करेगा। लेकिन दिल्ली में एक बहुसंख्यक जो मुस्लिम जो जनसंख्या थी उस समय अच्छा खासा फारसी भाषा बोलती थी, उर्दू भाषा भी बोलती थी। उसी समय देखेंगे तो हिंदुओं के द्वारा हिंदी जैसे भाषाओं को भी खासकर उस धार्मिक आंदोलन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि कैसे, ठीक है, रामानंद के द्वारा उत्तर में हिंदी को एक नया आयाम देने का प्रयास किया गया। बहुत सारी जो जो भाषाएं थी खड़ी बोली के रूप में, भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, मगधी हो गया, राजस्थानी हो गया, हरियाणी हो गया, तो सामने देखेंगे उस समय भी वो भाषाएं किसी न किसी पैरेलल रूप में चल रही थी। लेकिन ये लोग किसी खास विशेष संप्रदाय से लोग बिलोंग करता है तो अपने ही भाषा को ये लोग, ठीक है, प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। और यही कारण है कि आगे चल के लोग फारसी के रूप में, ध्यान रखिएगा, फारसी के रूप में सरकारी और अदालती भाषा के रूप में प्रयोग करने लगा। बाद में लोग उर्दू भाषा को भी ये लोग अपनाएगा। प्रमुख शासकों की बात करें यहाँ पे तो जैसे कि नंबर 1 ही यहाँ पे शासक हो जाएगा बाबर। अब बाबर का पुत्र, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हुमायूं होगा, ठीक है, और हुमायूं का पुत्र यहाँ पे अकबर होगा। अकबर का पुत्र यहाँ पे जहांगीर, जिसको सलीम भी बोला जाता है, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। अब शाहजहां से आपको समझना है कि शाहजहां के, ठीक है, 2 योग्य पुत्र हुआ सब, एक तो दारा शिकोह और छोटा हो जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दिया और फिर यहाँ पे शासक बन बैठा, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब।
अब शाहजहाँ की 2 पुत्रियाँ भी थी, जिससे कि जहाँआरा और रोशनआरा, खासकर जहाँआरा का नाम शाहजहाँ से बार-बार यहाँ पे जोड़ा जाता है। जहाँ का मतलब माना जाता है कि जहाँआरा शाहजहाँ की फ़ेवरेट बेटियों में से एक थी और सूरत जो बंदरगाह उस समय देखेंगे, तो उसका पूरा-पूरा जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करती थी, अकेले वो जहाँआरा ही करती थी। तो काफ़ी प्रिय बेटी के रूप में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद यहाँ पे औरंगज़ेब। अब देखेंगे तो औरंगज़ेब के बाद से भी शासकों की लंबी-चौड़ी लिस्ट यहाँ पे जारी रहेगी। चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना रिलेवेंट नहीं होता है, लिंक करने के लिए मैं आपको लिंक करा दूँगा कि कब-कब, कौन-कौन शासक आएगा। अंतिम शासक देखेंगे तो यहाँ पे आएगा बहादुर शाह जफ़र। यही 1857 की लड़ाई में ये पार्टिसिपेट करेगा, अगुवा करेगा, ध्यान रखिएगा भारत का। क्योंकि मुग़ल शासक के रूप में मौजूद हैं, तो जब अंग्रेज के द्वारा ठीक है पराजित कर दिया जाएगा, 1857 की लड़ाई का जो भी यहाँ पे दमन कर दिया जाएगा, विद्रोह का दमन कर दिया जाएगा, तो इसको पनिशमेंट के रूप में पेंशन देके म्यांमार के क्षेत्रों में इसको रंगून भेज दिया जाएगा। और इसके जो भी वंशज है, इसकी पीढ़ी थी, मतलब इसके पुत्र ठीक है, नाती पनाती सबके ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब अंग्रेजों के द्वारा लाइन में लगा के गोली से उड़ा दिया गया। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। अब बहादुर शाह जफ़र जाएगा और वहीं रंगून के क्षेत्रों में 1862 में देखेंगे, वर्तमान में म्यांमार का क्षेत्र है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं पे इसका जो भी कब्र वगैरह बना दिया गया है। और जो भी लोग जाता है उधर देखेंगे रंगून की तरफ, चाहे वो भारतीय मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, एक बार ठीक है ज़रूर जाके इसकी निष्ठा को ठीक है लोग सलाम करता है। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे। तो यहीं से मामला ख़त्म हो जाएगा, पूरा जो कंट्रोल है अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग 5-6 शासक ऐसे हैं जो आपको एक-एक क्लास में ही इनको निपटाया जा सकता है, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे बाबर से। ठीक है, राजधानी थी इनकी, थोड़ा बेसिक चीज़ों को देखते चलिए। शुरुआत में आगरा था इनकी राजधानी। अब आगरा देखिए 1526 से लेकर 1571 तक। अब यहाँ पे 3-3 शासक सब चला जाएगा, जैसे कि बाबर आएगा, बाबर के बाद से यहाँ पे हुमायूं आएगा, उसके बाद अकबर आएगा। तो अकबर के समय जो राजधानी थी इनकी शुरुआती तौर पे ये आगरा ही थी। लेकिन अकबर क्या करेगा, तो अपनी राजधानी को स्थानांतरण करवा देगा, आगरा से फतेहपुर सीकरी में करवा देगा। लेकिन फतेहपुर सीकरी में भी ये राजधानी लंबे समय तक नहीं रहेगा। पानी वगैरह का काफ़ी समस्या फतेहपुर सीकरी में, वाटर लेवल बहुत ही अधिक कम है यहाँ पे। ठीक है, और आगरा के किनारे से तो आपको पता है यमुना नदी निकलती है, तो वहाँ बहुत अधिक ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन फतेहपुर सीकरी ले गया, वहीं पे ठीक है फतेहपुर सीकरी का किला वगैरह बनवाया। आगे चल के देखेंगे तो सफ़ाविदों से जब अकबर का मामला बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करवाएगा लाहौर की तरफ, पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ लेके जाएगा। तो टाइम पीरियड आपको ध्यान नहीं रखना है, बस देखना है कि कौन कौन चेंज कर रहा है। अब लाहौर से फिर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करवाएगा, आगरा में ले आएगा, ध्यान रखिएगा। और अब देख पा रहे 1598 से लेकर 1648 तक। अब इस बीच आप देखेंगे अकबर भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अकबर का पुत्र देखेंगे तो जहांगीर भी आएगा। शाहजहां अपना कार्यकाल आगरा में पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपना कार्यकाल पूरा करेगा दिल्ली में। तो इसीलिए शाहजहां जो अपनी राजधानी स्थानांतरित करा लेगा दिल्ली में, और दिल्ली में ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से विकास होगा। चाहे हम लोग बात करें जमा मस्जिद की, चाहे हम लोग बात करें लाल किला की। लाल किला को तो इतने भव्य तरीके से शाहजहां ने बनवाया कि बिल्कुल मुग़लों का ठीक है एक राजमहल के रूप में स्टेबलाइज हो गया, जिसको आज देखिए भारत सरकार उसको संरक्षण करती है। खैर उसको तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को वर्तमान में दे दिया गया है कि वही संरक्षण करेंगे, देखभाल करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखिए भारत की विरासत के रूप में ठीक है ये पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद है। तो अब वहीं से यहाँ पे ठीक है जो दिल्ली का लाल किला है मुग़लों का पूरा राजमहल के रूप में मौजूद हो जाएगा। अब शाहजहाँ के बाद जितना भी शासक आएगा, सारे शासकों की राजधानी दिल्ली होगी और सब यहाँ पे ठीक है लाल किला से पूरी तरीके से शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जाएगा। अब वहीं अंतिम समय में मैंने बताया था जैसे बहादुर शाह जफ़र को ठीक है उसी लाल किला से निर्वासित किया जाएगा, और उसके बाद से उस लाल किले में अंग्रेज़ों का पूर्णतः कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए जब आप जाएंगे घूमने के लिए ठीक है लाल किला में, तो आपको 2 चीज़ आपको विशेष तौर पे देखना है। एक तो मयूर सिंहासन का जो जगह देखना है, ठीक है, जहाँ पे शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन को बनवाया हुआ था। खैर मयूर सिंहासन को तो नादिर शाह के द्वारा लूट के ले गया, ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, वो जो भी दरबार वगैरह लगता था वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि अंग्रेज़ों ने भी स्मारक भवनों को बनवाया, खासकर जो भी यूरोपीय पद्धति में यहाँ पे बनवाने का प्रयास किया गया, तो वहाँ पे आपको एक साइड ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि अंग्रेज़ों का जब कंट्रोल हुआ, तो जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया, दिल्ली में जो अंग्रेज़ बड़ी संख्या में देखेंगे तो लाल किले के अंदर ही लोग रहता था।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मंगोल लोग कोई और नहीं है, इस्लाम, अपने आप को तो इस्लाम धर्म से बिलोंग कर रहा है। तुर्की मंगोल साम्राज्य की लोग स्थापना किया हुआ, थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना है। तो देखिए ये लोग अपने माता की तरफ से बोलता था कि जो हमारी माता है मंगोल खानदान से, मंगोल वंशी है, अर्थात मंगोलिया से है। इसका मतलब कि चंगेज खान के फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके जो पिता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तुर्क अर्थात तुर्किस्तान से लोग बिलोंग करता था और तैमूर के वंशज के रूप में ये लोग राष्ट्रबलाइज हुआ था। अब यहाँ पे अपना जो नाम दिया था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वयं को बोलता था कि हम लोग तैमूर के वंशज हैं। अब स्वयं को जब तैमूर के वंशज है तो थोड़ा नाम भी रखना चाहिए कि तैमूर वंश, यहाँ पे तैमूर साम्राज्य बोल देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आइडेंटिटी के रूप में अपने आप को मुगलों ने बिल्कुल ही एक पितृसत्तात्मक समाज की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अगर यहाँ पे जो स्थापना हो रही है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही है, तो कहीं न कहीं देखिए मुगल मंगोलों के नज़दीक ही यहाँ पे आज आ रहा है, ठीक है। तो माना यही जाता है कि देखिए जो मुगल लोग थे, अपने आप को मंगोल से अपना संबंध जोड़ने में लोग कतराता था सब, ठीक है, बर्बर हिंसा कुछ इस टाइप का भाव था, तो उतना नहीं सब जोड़ता था। अपने आप को इसी तैमूर पितृसत्तात्मक समाज की तरफ जोड़ने का प्रयास किया जाता था। हालांकि अभी भी इतिहासकारों में डिबेट है कि जब ऐसा था तो फिर मुगल नाम क्यों रखा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये सब आरोप प्रत्यय का दौर यहाँ पे चलते रहता है। अब यहाँ पे यही है मंगोल एम्पायर। देखिए थोड़ा सा हिंट में कर देता हूँ कि आखिर ये मुगल लोग आया कहाँ से, ठीक है। तो मंगोल एम्पायर आपको पता है कि लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में उस चंगेज खान, कुबलई खान के नेतृत्व में अपने पीक स्टेज पे आ गया था। लेकिन उन्हीं का एक सेनापति जो था तैमूर लंग, देखिए यहाँ पे तैमूरी वंश की पूरी तरीके से स्थापना करेगा। अब जब तैमूरी वंश की स्थापना करेगा तो ये भी एक पिक पे जाएगा। और बड़े मज़े की बात, ये तैमूरी वंश कोई और नहीं है बल्कि माना जाता है कि पहले जो था ना, ये चूँकि पूरा तो मंगोलों का एरिया हुआ करता था, तो ये तैमूरी वंश भी पहले मंगोलों के अंतर्गत ही आता था। लेकिन उन लोग पहले ही अपना धर्मांतरण करवा लिया। तो धर्मांतरण करवा लिया तो मंगोलों से सेपरेट हो गया सब, इस्लाम को ही मान रहा है, थोड़ा पहले होशियार हो गया सब। अब मंगोलों से अपना संबंध, ठीक है, जोड़ता नहीं था सब। यही है कि मंगोलों से संबंध अपना कोई नहीं जोड़ता है। मंगोलों से संबंध जोड़ने का मतलब कि बर्बर हो, अयोग्य हो, हिंसक हो पूरी तरीके से, तो लोग जोड़ता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जब तैमूरी वंश यहाँ पे आएगा तो तैमूरी वंश का चूँकि, ठीक है, अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से इसका भी तेज़ी से डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि तीन ध्यान रखिएगा, तैमूर साम्राज्य का जब विघटन होगा तो तीन जो बड़ी शक्तियाँ हैं यहाँ पे इसके जगह स्टेबलाइज हो जाएगी पूरी तरीके से। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे आपको देखते चलना है, उस्मान। देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर मैंने मैच करा दिया है, यही उस्मान या जिसको ऑटोमन साम्राज्य आप बोलते हैं। लगभग ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो इलाका है इधर, यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कैस्पियन सी, ये हो जाएगा ब्लैक सी, ये हो जाएगा पर्शियन गल्फ, ये हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट हॉर्मुज बोलते हैं, ठीक है, हॉर्मुज की खाड़ी। यहाँ पे देख पा रहे सी ऑफ ओमन है, यहीं पे मिल जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये मिल जाएगा अमूर दरिया, सिर दरिया, ये बहुत बड़ा जो इलाका देख रहे हैं आप, ठीक है, यही है ईरान का इलाका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उस्मान जो ऑटोमन साम्राज्य है, वर्तमान में जो तुर्की, जो एशिया, जो माइनर जिसे बोला जाता है, वो आपको दिखाई देगा। सीरिया पर ये लोग शासन करता था, काफ़ी बड़ा एरिया है, इन लोगों का भी ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए सफ़ाविद लोग भी बड़ी तेज़ी से आया, ईरान पर ये लोग शासन कर रहा था, ये देख पा रहे हैं पूरा ईरान पे। और यहाँ पे चूँकि एक सफ़ाविद जो लोग हैं यहाँ पे सिया बहुल, ध्यान रखिएगा, ईरान में सिया बहुल है। आज भी ईरान जो है एक सिया मेजोरिटी वाली कंट्री यहाँ पे मौजूद है, तो ये लोग सिया था पूरी तरीके से। अब देखेंगे तो ये जो बफर स्टेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो बनाया गया, ये जो लाइन, इन क्षेत्रों को लेके खासकर इसमें सीरिया हो जाएगा, सीरिया के साथ साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सीरिया के साथ साथ बगदाद हो जाएगा, ठीक है, इराक वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। इन सारे क्षेत्रों के लेके सफ़ाविदों और उस्मान जो साम्राज्य था, काफ़ी लंबे समय तक इसमें लड़ाई होती रही। और ऑटोमन साम्राज्य देख पा रहे हैं, ये एक सुन्नी साम्राज्य था, तो ये भी मामला था सिया सुन्नी वर्सेस, बहुत लंबे समय तक लड़ाई होते रहेगा और फाइनली इसमें ऑटोमन साम्राज्य की विजय हो जाएगी। सफ़ाविद धीरे धीरे यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे देख रहे हैं जिसका संबंध मुगलों से है, ये हो जाएगा उज्बेक की तरफ, ठीक है, उज्बेकिस्तान जिसको वर्तमान में बोला जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, कलर को मैच कराइए, यही जो एरिया है वर्तमान में जो मध्य एशिया का जिसे क्षेत्र माना जाता है, ऊपर जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऊपर देखेंगे तो कजाकिस्तान, बहुत सारा एरिया है जो कभी कभी सोवियत रूस का पार्ट हुआ करता था। तो यहीं से वो लोग निकल के आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ट्रांस ऑक्सिनिया का क्षेत्र है, इसको मावरा उन नहर पे ये लोग शासन करता था।
अब इनके साथ भी वही समस्या थी, चूँकि ये जितना भी लोग था इधर, माना जाता है कि पहले ये लोग ठीक है मंगोलाइड जो ठीक है कम्युनिटी था उसी से बिलोंग करता था, लेकिन अपने आप का पहले ये लोग ठीक है धर्मांतरण करवा लिया, इस्लाम में आ गया, तो थोड़ा वो सबसे होशियार हो गया सब ठीक है। लेकिन अभी भी ये सब मार काट करने वाला लोग हैं, कोई इतना सब ठीक है मैंने होता है ना वेल एजुकेटेड कुछ इस टाइप का भाव नहीं आया है। मार काट, तीर धनुष, तीरंदाजी में बड़ा सब इन लोग निपुण हुआ करता था। करेगा क्या, पूरा पूरा एरिया है देख रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ी एरिया है, वर्षा वगैरह बहुत अधिक होती नहीं है, खाने के लाले पड़े होते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। आज भी जो एरिया है ऊपर देखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का वो कारण है। तो यही वह सारा क्षेत्र है उज्बेकिस्तान, ट्रांसओक्सेनिया मावरा उन नहर पे लोग शासन करता था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सफवाइद और इनके बीच ये जो इलाका आपको दिखने के लिए मिल रहा है ठीक है, ये इलाके को लेके खासकर अफगानिस्तान और ये जो ईरान का जो ऊपरी भाग है इसको लेके देखिए सफाविद और उज्बेकिस्तान पूरी तरीके से एक दूसरे को मारते काटते यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपको समझना है कि देखिए सफाविद दो तरफ लड़ रहा है, सब इधर भी इधर भी। तेज़ी से देखेंगे तो उस्मान साम्राज्य के द्वारा उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र जो भी लड़ाकू जाती रहते थे इनके द्वारा सफाविदों को यहाँ पर डैमेज कर दिया जाएगा। अब सफाविद जब ख़त्म हो जाएगा तो उज्बेकिस्तान लोग भी देखिए सुन्नी वाला लोग हैं, ओटमन साम्राज्य वाला भी लोग सुन्नी वाला लोग है। अब देखेंगे आपस में टकराएगा इन सारे क्षेत्रों को लेके, यही सारे क्षेत्रों को लेके फिर ओटमन साम्राज्य और उज्बेकिस्तान वाला एरिया यहाँ पे टकराते हुए आपको नज़र आएगा। अब यही जो एरिया आप देख पा रहे हैं जो बफर जोन बना हुआ है, कहीं न कहीं यहीं से निकलेगा बाबर, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए ठीक है। उस समय संघर्ष का जो केंद्र बिंदु होता था समरकंद, ध्यान रखिएगा समरकंद, वर्तमान में समरकंद उज्बेकिस्तान में है और उसी के आसपास लगभग 200-300 किलोमीटर के रेडियस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शाह की वहाँ पे ठीक है लाल बहादुर शास्त्री की वहाँ पे ठीक है मृत्यु भी हुई थी। तो खैर आपको यहाँ पे समझते चलना है। अब आइए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे नंबर 1 बाबर ठीक है, अब समझ में आ गया। 1483 में जन्म हुआ, 1530 में ठीक है उसकी मृत्यु हो गई, 1526 में वो भारत आया और भारत में लगभग ठीक है वहीं 3-4 सालों तक ये शासन किया। तो यहीं से शुरू हो रहा है बाबर, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए। नाम था इसका शुरुआत में जहरुद्दीन मोहम्मद। बाबर माना जाता है कि बाघ को मार दिया ठीक है, बाबर बन गया। जैसे शेर शाह नाम आएगा, माना जाता है कि बचपन में शेर शाह ने शेर को मार दिया, शेर शाह नाम हो गया। तो ऐसे ही बाबर बहुत हट्ठा कट्ठा आदमी था, 6 फीट का, क्योंकि मध्य एशिया के लोग इतने ही लंबे चौड़े होते हैं। माना जाता है कि कुश्ती वगैरह करता था तो 2-2 पहलवानों को, मान 2-2 व्यक्तियों को अपने कंधे में लाद के करता था। तैराक बहुत कुशलतापूर्वक ठीक है बड़ी बड़ी नदियों को तैर के पार कर लेता था। आगे चल के देखेंगे सिंधु नदी हो गया ठीक है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी नदियों को पार कर लेता था। तो विल पावर तो था इस बाबर में, इसमें नो डाउट। लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पे 23 फरवरी 1483 को उसका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है फरगना घाटी, वर्तमान में अंदीजान शहर है उज्बेकिस्तान में है। अब इसे थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए कि ये क्षेत्र कहाँ है ठीक है, यहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे फरगना घाटी देख पा रहे हैं, ये है फरगना घाटी, यहीं पे उसका जन्म हुआ है ठीक है। इधर देख पा रहे इधर नीचे है ताजिकिस्तान, ये है किर्गिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान का पूरा पूरा। तो ये यहाँ पे जो फरगना है बिल्कुल यहाँ आपको दिखाई देगा ठीक है, तीनों की बाउंड्री रेखा पे आपको दिखाई देगा, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में ये क्षेत्र पूरी तरीके से मौजूद है। वहाँ पे इनकी जो मदर टंग था चगताई भाषा था, और यही कारण है आगे चल के जो बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा जो लिखा जाएगा, जो मैंने सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा में से एक माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, बाबरनामा के रूप में लिखा जाएगा। और कोई भाषा में नहीं लिखा जाएगा, चगताई भाषा, चूँकि ये चगताई भाषा इसको आता था तो उसी भाषा में उसने लिखा। मृत्यु हो जाएगा इसका 26 दिसंबर 1530 में, वर्तमान में ठीक है जो आगरा में है वहीं पे उसको दफनाया जाएगा। लेकिन उसको दिली इच्छा थी कि हमको काबुल में दफनाया जाए। क्यों दफनाया जाएगा काबुल में, आगे आप लोग जानेंगे ठीक है। तो काबुल में आगे चल के राजा राम जाट के नेतृत्व में हुमायूं के द्वारा, इसके पुत्र हुमायूं के द्वारा इसके अस्थियों को निकाल के काबुल में ले जाके दफनाया जाएगा। तो 2 कब्र है इसका, आगरा में भी और ध्यान रखिएगा काबुल में भी। माता थी इसके देखिए कुतलुग निगार खाना। माना जाता है कि बाबर अगर अपने माता की तरफ से देखा जाए तो मंगोल वंश के अंतर्गत देखा जाए ठीक है, तो 14वें वंश के अंतर्गत आता था, मैंने 14वें नंबर वंश के अंतर्गत आता था। पिता था इसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ध्यान रखिएगा उमर शेख मिर्ज़ा। अगर यहाँ पे तैमूर के वंशजों की तरफ से इसको काउंट किया जाए बाबर को तो 5वें नंबर का। तो प्रश्न कभी कोई पूछा जाता है कि बाबर को मंगोल वंश के अंतर्गत कितने नंबर में रखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 14, और तैमूर की तरफ कितना रखा जाएगा तो 5वें वंश के नंबर में इसको रखा जाएगा।
अब यही देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। देख पा रहे हैं यहाँ पे बाबर यही है, देखिए यहाँ पे इसकी माता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय और उसके पिता का नाम है देखिए उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय और पिता, ठीक है, माता है कुतलुग निगार खानम। उल्टा कर दिया है ना, माता पिता कर दिया, माता पिता किया और माता का नाम ऊपर डाल दिया, जब ऊपर पिता का नाम है यहाँ पे तो पिता माता, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि बाबर ने बहुत सारा शादी किया, ठीक है। अब शादी किया तो देख पा रहे लगभग 10-11 शादियाँ किया, और ये सिर्फ बाबर नहीं होगा, जनरली जितने भी शासक होंगे सबके साथ यही हाल होने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें दो ही लोगों का आपको ध्यान रखना है। एक तो बाबर की पुत्री है, ठीक है, जो बहुत ही योग्य हुआ करती थी, ठीक है, गुलबदन बेगम जिसका नाम था, ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन हुई और अकबर की बुआ हुई। अभी से आप लोग देखते चलिए। और उसका एक योग्य पुत्रों में से एक सबसे यहाँ पे देख पा रहे हुमायूं, ध्यान रखिएगा हुमायूं। तो किसकी पुत्र था हुमायूं, ठीक है, महाम बेगम की पुत्र था। बस इन्हीं दोनों का नाम रखना है, बाकी को आपको छोड़ देना है, बाकी को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। पिता जो था इसका कौन था, देखिए फरगना घाटी के शासक था। अब ये फरगना घाटी वहीं जो क्षेत्र है, समरकंद वाला जो इलाका है वहीं, ठीक है, वहीं का एक शासक था। बहुत बड़ा शासक नहीं था लेकिन उस एरिया का शासक था। कबूतर उड़ा रहा था, छज्जा में चढ़ के बेचारा गिर गया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद अभी देखिए बाबर बहुत छोटा था, अल्प आयु में, देखिए 12 वर्ष की अवस्था में 1494 में फरगना की राजगद्दी, ठीक है, बाबर को यहाँ पे सौंपा गया। अब इतना समझ रहे हैं ना, मतलब इतने कम उम्र में बाबर शासक बन रहा है। यहीं से सीखने की ज़रूरत है कि बाबर कैसे संसाधनों के अभाव में पूरी तरीके से इसको उस क्षेत्र से, उसके अपने सगे संबंधी, अपने विरोधियों के द्वारा उस फरगना क्षेत्र से उसको निकाल दिया गया था। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में बाबर ने अपने आप को स्टेबलाइज किया। तो ये चीज़ देखिए इतिहास से आपको सीखना चाहिए। तो इसका जो विरोधियों के द्वारा देख पा रहे हैं, गद्दी से इसको हटा दिया गया, बेचारा निर्वासन में बदहाली में जीवन जिया। सोचिए 12 साल में निकाल दिया गया। वो इतना, मतलब वो अजीब सा इलाका है, पामीर ग्रंथि वाला इलाका, हिमालय का आसपास का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बाबर यही था कि हार नहीं माना। आगे चल के देखिए लगभग पहली बार ये समरकंद पर विजय करेगा 1497 में। देख पा रहे 1494 में निकाला गया, 3 साल बाद अटैक करेगा, लगभग 15-16 वर्ष की आयु में इस समरकंद को, अपने क्षेत्र को वापस जीत लेगा। लेकिन जाएगा, बहुत लंबे समय तक वहाँ रह नहीं पाएगा और पुनः उसके सौतेला भाई होगा एक जहांगीर मिर्जा के द्वारा फरगना की गद्दी पर बैठ जाएगा। पुनः इसको अब निर्वासित कर दिया जाएगा। बेचारा फिर परेशान हो गया, फिर से हार नहीं मानेगा, दोबारा अटैक करेगा वहाँ पे समरकंद पर, दूसरी विजय करेगा 1501 में। देख पा रहे हैं यहाँ पे गैप है, 3-3, 4-4 सालों में जाके युद्ध की तैयारी कर रहा है, अपने आप को मजबूत बना रहा है, तपा रहा है। 1501 में पुनः अटैक करेगा ये, और तब जाके ये फरगना की राजगद्दी पे बैठ जाएगा, समरकंद की राजगद्दी पे बैठ जाएगा। अब वहाँ पे जो भी उज्बेक लोग थे आसपास के, उनको कहीं से भी, ठीक है, इस शासक के रूप में उनको नज़र नहीं आ रहा था। उनको यही था कि भाई इसको हटाओ। इसके प्रति जन प्रतिनिधित्व का पूरी तरीके से अभाव था, और यही कारण है कि सर-ए-पुल का युद्ध हुआ 1501 में। देखेंगे तो उज्बेक लोगों ने, एक बहुत उज्बेक जो कबीला जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था सैबानी खां, इससे लोगों ने हाथ मिला लिया, चलो भाई बाबर को हर हाल में हटाना है। और सैबानी खान ने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया। अब यही जो पराजित कैसे किया, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि सैबानी खान ने बाबर को पराजित करने के लिए, ध्यान रखिएगा, तुगलका पद्धति, ध्यान रखिएगा, तुगलमा पद्धति को यूज किया। आगे चल के बाबर इसी पद्धति को यूज करेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने कहाँ सीखा हुआ था, तो सैबानी खान से ही सीखा हुआ था तुगलमा पद्धति। थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पद्धति नहीं है, और भी तोपों की सजावट वगैरह होती है, एक साथ में सबको आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए बाबर पराजित हो गया। अब करे तो क्या करे बेचारा। अब यही है ना कि बार बार जब असफल होते हैं आप, तो नीतियों को अपने कार्यकृत, मैंने जो भी क्रियान्वयन का जो तरीका होता है, प्रोसेस जो होता है, उसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। यही चीज़ देखिए यहाँ पे बाबर ने किया। तो बाबर वहाँ से देखिए सीधे आ गया कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इधर काबुल की तरफ आ गया। तो बार बार असफलताओं से बाबर ने अपने रणनीति में परिवर्तन किया। बाबर ने यहीं पे आके काबुल विजय किया, और काबुल विजय किया इन सारे क्षेत्रों पे आ गया। अब काबुल में यही है कि बहुत अधिक रिसोर्स तो वहाँ पे नहीं है, संसाधन वगैरह मौजूद नहीं है, बारिश वगैरह होती नहीं है, डेजर्ट वाला इलाका है यहाँ पे। लेकिन फाइनली इसको एक रहने ठिकाने का एक एरिया मिल गया 1504 में, ध्यान रखिएगा, ये आ गया काबुल की तरफ आ गया।
अब यहीं से इसको सफ़विदों का बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा। माने ये आपको पहली बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि इधर एक तरफ शिया है और इधर एक तरफ ध्यान रखिएगा सुन्नी है। अब ये कैसे हो गया है, तो देखिए उज़्बेकों से सुन्नियों ने इस बाबर को खेदा है, ठीक है। सुन्नियों ने इस बाबर को खेला मतलब खेदा है, हटाया है वहाँ से। इसीलिए ठीक है बोला जाता है ना चाणक्य नीति, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इसका देखिए सफ़विदों का दुश्मन ये उज़्बेक लोग हैं। सुन्नी ये जो बाबर का जो दुश्मन है यहाँ पे सुन्नी लोग, यहाँ पे उज़्बेक लोग मौजूद है, तो इसीलिए दोनों दोस्त बन जाएगा। और इन सारे क्षेत्रों पे देखेंगे तो जब तक यहाँ पे बाबर रहेगा अपना साम्राज्य या फिर शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करेगा, बाबर भी करेगा, लेकिन आगे चल के अकबर के समय मामला गड़बड़ हो जाएगा। अकबर के समय पूरी तरीके से सफ़विदों से वो संघर्ष में उलझ जाएगा। तो यहीं से शुरू हो जाएगा। देखिए बाबर की काबुल विजय 1504 में होगा। इसने काबुल एवं गजनी पर आक्रमण किया और गजनी का यहीं पे इसको शासक ठीक है बन बैठा। अब देखिए यहाँ पे हो गया, बेचारा सब इधर लड़ रहा है आपस में, इधर ऑटोमन वाला इधर से सफ़विदों पे अटैक कर रहा है। अब ये देखिए सफ़विदों को सपोर्ट करने वाला कौन है यहाँ पे, तो बाबर यहाँ पे मौजूद है। इसने यहाँ पे बादशाह की उपाधि धारण की, क्योंकि पहले ये लोग ठीक है शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में आप कह सकते हैं कि मिर्जा की उपाधि लोग धारण करता था। अब यहाँ पे बाबर ने काबुल जब विजय किया तो एक उपाधि धारण की जिसको बोला जाता है बादशाह की उपाधि। अब इससे देखिए दो प्रमुख लाभ हुआ बाबर को। एक तो देखिए उज़्बेकों से इसको चैन मिला कि जो इन इलाकों पे बार बार बाबर अटैक कर रहा था, बेचारा असफल होते जा रहा था। अब लगा कि चलो भाई रहने खाने का कम से कम अपना घर तो मिल गया। दूसरा ये था कि इसको हिंदुस्तान एवं खुरासान दोनों पर नज़र रखने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक दूर नहीं है हिंदुस्तान का जो इलाका है, यहाँ पे देखेंगे ठीक है, तो नज़र रख सकता था। काबुल में रह के थे वैसे भी अपना जीवन यापन सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता था। पीछे इधर देखिए जा नहीं सकता था क्योंकि इधर सफ़विद लोग मौजूद हैं। ऊपर जा नहीं सकता था क्योंकि इधर उज़्बेक लोग जो दो बारी सबको हरा दिया है। जाएगा तो कहाँ जाएगा सोचिए। जाने का एक ही तरीका था कि उसको आना पड़ेगा, पूरब की तरफ ही आना पड़ेगा जहाँ पे भारत स्थित था। इसीलिए पूरब की तरफ अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति को बढ़ाते हुए देखिए वो भारत की तरफ आएगा और उसको अपॉर्चुनिटी मतलब मौका पे मौका मिलते जाएगा और उसी का बाबर के द्वारा लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा है खुरासान की भाई जो भी मध्य एशिया में क्या हो रहा है इधर ठीक है, यहाँ से भी नज़र रखा जा सकता है। कुल मिला के बाबर को एक अच्छा जगह मिल गया यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बाबर का भारत अभियान, ठीक है। थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए भारत अभियान में कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। कारण को जान लेते हैं, आखिर क्या ऐसा कारण था। तो कुछ समझ में आ ही गया होगा आपको कि पश्चिम एशिया का जो भी प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ था कि आपस में सब जो लड़ रहा था, चाहे सफ़विद उज़्बेक चाहे ऑटोमन साम्राज्य, उधर तो जा नहीं सकता था। इतना बड़ा बाबर कोई तोप नहीं था उस समय, बेचारा उज़्बेकों ने इसको दो बार हराया, तो उधर तो जा ही नहीं सकता था। तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। काबुल से कम आया था। ये काबुल वाला जो इलाका है वर्तमान में ठीक है, वहीं अफ़गानिस्तान वहीं पाकिस्तान का जो पश्चिमी जो भाग है, कोई बहुत बड़ा रिच ठीक है एरिया नहीं था। अगर उस समय ठीक है वर्तमान में देखेंगे तो थोड़ा तेल वगैरह वहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, लेकिन उस समय तेल का क्या काम था। उस समय तो एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड होना चाहिए था। तो आमदनी काबुल से बहुत कम थी। बाबर की नज़र थी भारत के ठीक है जो भी कीमती जो धातु थे, सोने चांदी, सब भारत में तो उसमें भरा हुआ था। भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था। एक तरफ इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे लोधी जो वंश था बिल्कुल इधर सिमट गया था उत्तर, और थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इधर सिमट गया था लोधी वंश उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरफ। इधर जो क्षत्रिय जो शक्तियाँ थी राजपूत लोग बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा था। इधर देखेंगे आप नीचे की तरफ ठीक है, तो इधर चाहे हम लोग बात करें बहमनी साम्राज्य की, दक्कन के सुल्तान की, नीचे विजयनगर साम्राज्य की बात करें जो आपस में सब लड़ते रहता था। इधर बंगाल अपने आप को बिल्कुल ही स्वतंत्र के रूप में पूरी तरीके से स्टेबलाइज किया था। इधर देखेंगे तो आगे चल के कश्मीर वाला एरिया भी काफ़ी हद तक सेपरेट हो जाएगा। कुल मिला के भारत में कोई ऐसा केंद्रीय शक्ति नहीं था। ये बहुत बड़ा कारण होता है। बार बार आप जितने बार इतिहास पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि बाहरी अटैक भारत में तभी होता है जब भारत में कोई केंद्रीय शक्ति मौजूद नहीं थी। अशोक के समय क्यों नहीं हो गया, मजाल नहीं था कि उस समय कोई आँख उठा कर देख दे। अकबर जब आएगा उसके बाद औरंगजेब तक देखेंगे तो भारत में ठीक है और जो विदेशी शक्ति के रूप में किससे आके आक्रमण नहीं होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो मंगोलों का ज़बरदस्त बार बार आक्रमण होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत भले ही था लेकिन मंगोलों से तो शक्तिशाली नहीं था। इस चीज़ को आपको समझना है। तो भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था।
अब इसी संदर्भ में देखिए यहाँ पे कई सारा अटैक किया गया बाबर के द्वारा। थोड़ा सा आप लोग इसे देख लीजिए, आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माना जाता है कि देखिए यहाँ पे भेरा का युद्ध 1519 में यूसुफ जातियों के खिलाफ किया हुआ था, सब में विजय होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध तक आते आते माना जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध का बाबर का 5वां आक्रमण था, ध्यान रखिएगा। अर्थात भेरा के युद्ध टाइप का छोटा छोटा युद्ध था, 4 आक्रमण कर चुका था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर का 5वां, ठीक है, आक्रमण था। डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसमें बाबर विजय हो गया। खानवा का युद्ध होगा 17 मार्च 1527 को, राणा सांगा के खिलाफ बाबर विजय। चंदेरी पर आक्रमण यहाँ पे करेगा 29 जनवरी 1528 को, मेदिनी राय के खिलाफ बाबर विजय। और अंतिम इसका अभियान होगा बंगाल के तरफ, घाघरा का युद्ध होगा यहाँ पे, वहीं जो बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में एक नदी है घाघरा, जो फाइनली आके, ठीक है, गंगा नदी पे आपको मिलते हुए दिखाई देगी 6 मई 1529 को, मोहम्मद लोदी के समय, इसमें भी विजय। तो अब इतना से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग करना हमको कि ये सब क्या था, किस प्रकार से युद्ध कैसे कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया। थोड़ा सा स्टोरी टेलर के टाइप में इसको जानने का प्रयास करते हैं ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए नंबर 1 यहाँ पे भेरा का युद्ध, थोड़ा सा मैप से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब यही था अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ, यहीं काबुल की तरफ यहाँ पे बाबर मौजूद था। 1519 में भेरा का युद्ध लड़ा यूसुफ जातियों के विरुद्ध, ठीक है। ये भेरा का जो युद्ध था, देखिए यहाँ पे बाजौर पे ये किला है, ध्यान रखिएगा, जिसको भेरा का किला बोलते हैं। तो सबसे पहले उसने यहीं अटैक किया। मैप में आप लोग देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहीं ये देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा लिखा हुआ बाजौर, देख रहे हैं, थोड़ा कर्सर में मूव कर रहा हूँ, यहीं है बाजौर। बिल्कुल देखेंगे तो पाकिस्तान का पश्चिमी भाग का सीमावर्ती इलाका आपको देखने के लिए मिलेगा। माना जाता है कि सर्वप्रथम बारूद एवं तोप का प्रयोग किया गया भेरा के युद्ध में, लेकिन घटना चक्र वगैरह मैंने, ठीक है, इसको पुष्टि करने का प्रयास किया गया। तो जितना भी आयोग जो प्रश्न पूछा है बारूद एवं तोप को लेके, वो भेरा के युद्ध में आंसर नहीं दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर दे भेरा का युद्ध तो पहले बार आपको भेरा का युद्ध ही लगाना है, अदरवाइज पानीपत का लगाना है। दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं देगा। बारूद देखिए उस समय इसको काला सोना बोला जाता था, और चाइना में देखेंगे बड़ी मात्रा में, समझ रहे हैं ना, उसको काला सोना के रूप में उसको जाना जाता था। तो चीन से उसमें भारत उसको आयात किया जाता था, बहुत महंगा होता था। जो भारतीय जो भी छोटे मोटे जो रजवाड़ा थे परिचित तो थे, लेकिन इतना महंगा था कि उसको लोग यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये सब था लुटेरा मार काट करने वाला, ठीक है, तो आसानी से ये सब लोग यूज भी करता था। और कैसे यूज करना है तोपों वगैरह में डाल के, बंदूक वगैरह में डाल के, ये बाबर को भली भांति यहाँ पे पता होता था। अब यहीं पे शुरुआत हो जा रहा है पानीपत की पहली लड़ाई। देखिए यहाँ पे माना जाता है कि बाबर आया नहीं, बल्कि बाबर को लाया गया था। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कहानी है मोहम्मद गौरी के लेके कि भाई जयचंद ने उसको बुलाया हुआ था, ठीक है। तो इतिहास से देखिए आरोप प्रत्यय का दौर लगा रहता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे माना जाता है कि आमंत्रित किया गया जो इब्राहिम लोदी का जो अंतिम दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लोदी वंश था, जहाँ का शासक इब्राहिम लोदी था, उसके अपने चाचा था एक आलम खान। अब चाचा देखिए विदेशी शक्ति को बुला रहा है, उसको दिल्ली का गद्दी चाहिए था। पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, जो इब्राहिम लोदी से काफ़ी नाराज चल रहा था, बार बार इसके आदेशों से तंग आ गया था। तो अपने पुत्र दिलावर खां को, तो देखिए आलम खां और दिलावर खां माना जाता है कि यही दोनों लोग गया बाबर के, ठीक है, दरबार में, काबुल में गया, और वहीं से वो लोग आमंत्रित किए कि चलो एक निकम्मा शासक बैठा हुआ है दिल्ली में, थोड़ा चल के निपटा दो। दोनों का देखिए स्वार्थ पूर्ति यहाँ पे भर भर के आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा कंक्लूजन ये भी यहाँ पे निकलता है यहाँ पे, ठीक है, आमंत्रित को लेके, कि देखिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ वरना एक लाइन में मैं बोल के निकल जाता। मेवाड़ का जो शासक था, देखिए यहाँ पे मेवाड़ का जो शासक, इधर राजपूत जो शासक था ये राजस्थान के तरफ, नाम था राणा सिंह। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, संग्राम सिंह भी उनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबर ने अपने स्रोतों में बताया हुआ है बाबरनामा में कि मेवाड़ का जो राजा था, ठीक है, राणा जो, ठीक है, सांगा था, वो भी मुझे आमंत्रित किया हुआ था कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ आके लड़ो। क्योंकि यहाँ पे राणा सांगा की मंशा थी कि हमारा साम्राज्य विस्तार बिल्कुल दिल्ली तक हो जाए, दिल्ली के एक बहुत बड़े भाग पे कंट्रोल करना चाहता था, जो कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी उसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में मौजूद था। तो यहाँ पे ये भी माना जाता है, लेकिन इसका स्रोत सिर्फ और सिर्फ बाबरनामा है। और जब किसी का आत्मकथा हो तो हमेशा उसको एनालिसिस किया जाता है, ना कि आँख मूंद के यहाँ पे, ठीक है, मान लिया जाता है।
वहीं भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि हो सकता है कि ठीक है ऐसा किया हो, चूँकि में भी हो सकता है कि राणा सांगा की भी मंशा होगी कि अगर वो अटैक करेगा वहाँ से तो इसके बहुत बड़े भूभाग पे हम अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बाबरनामा में और थोड़ा डिटेलिंग करेंगे तो समझ में आता है कि बाबर ये बताने की कोशिश करता है कि तुम इब्राहिम लोदी को उत्तर की तरफ से घेरो, समझ रहे हैं ना, उत्तर की तरफ से इधर से घेरो तुम आके, और हम इसको नीचे से दक्षिण की तरफ से घेरेंगे। तो शायद यहाँ पे राणा सांगा ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। अब अलग अलग एस्पेक्ट है, आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। राजस्थान में जाएंगे तो ये अलग ही इसकी इतिहास है, एक लहर होता है ना, क्रांतिकारी लहर टाइप का, क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम का आता है तो आरोप प्रत्यय का दौर यहाँ पे लगा रहता है। भारत पर माना जाता है कि ये जो पानीपत का जो प्रथम जो युद्ध था, ठीक है, 5वां आक्रमण के रूप में मौजूद था बाबर के द्वारा 21 अप्रैल 1526 को। और इसमें अगर सैनिकों को बात किया जाए तो देखिए इब्राहिम लोदी के पास लगभग माना जाता है कि 30 से 40 हज़ार सैनिक था, लगभग 1000 के आसपास हाथी था। वहीं बाबर देखिए कोई बड़ा तोप नहीं था, काबुल में किसी तरह वो मैनेज कर रहा था, 10-12 हज़ार सैनिक था। और जब सिंधु नदी को पार करके आया तो जो भी रास्ते में छोटे मोटे रजवाड़े पड़े उन सारे सैनिकों को भी अपने में शामिल कर लिया। तो 10-12 हज़ार तोप था, मैंने 10-12 हज़ार सैनिक था बाबर के सेना में, और लगभग 20-24 यहाँ पे तोप था जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। अब देखिए तोप को कैसे सिंधु नदी पे, समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा नदी उसको कंधों में पार करा के, उस समय चूँकि पुल वगैरह नहीं था, कंधों पे नाव पे डाल डाल के उसको पार करा लिया गया, मजाक नहीं था उस समय। खैर अब यहाँ पे बाबर आ गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे स्थान था पानीपत, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। युद्ध पद्धति जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नंबर 1 है देखिए तुगलमा पद्धति, ये तो सीखा हुआ था उज्बेकों से, वहीं जो सैमानी खान था जिसको हराया हुआ था। दूसरा था अरबा युद्ध नीति, और तीसरा था रूमी पद्धति, अर्थात इसको उस्मानी पद्धति भी बोला जाता है। माना जाता है कि ठीक है सबसे पहले, ठीक है, जो इसका प्रयोग किया गया था उज्बेकों के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। अब तीनों को समझने का प्रयास कीजिए। सपोज करिए यहाँ पे कोई दुश्मन है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगर ये दुश्मन है, अगर इधर ये अटैकिंग के मूड में, देखिए यहाँ पे इधर, तो ये नंबर 1 है देखिए तुगलकमा पद्धति में समझने का प्रयास कीजिए कि तुगलकमा पद्धति में क्या किया था, तीनों तरफ से घेर लिया जाता है। जैसे कि अपने सैनिकों को, ठीक है, इधर से घेर लीजिए, इधर से इसको घेरने का प्रयास कीजिए। और ये घेरने का प्रयास ऐसा होना चाहिए, आपको समझना है यहाँ पे कि जो भी पहाड़ी वगैरह इलाका है, चूँकि पानीपत का एक मैदानी इलाका है, तो एक तरफ तो पूरा जो शहर वगैरह था उसमें सारे इसके सैनिक पूरी तरीके से मिल गए, दूसरे तरफ जो भी जंगल का इलाका था, झाड़ी वोड़ी था, ठीक है, आपको ध्यान रखना उसमें जंगल वगैरह हुआ था, अब ना साफ कर लिया गया। तो यहाँ पे सामने क्या किया, तो कुछ सैनिक की टुकड़ियों को यहाँ पे सामने से लाया। तो अब इब्राहिम लोदी खुश हो गया यहाँ से देखिए कि देखो भाई बहुत कम इनकी सेना है, कम इनकी संख्या है, यहाँ पे समझना है आपको। अब यहाँ पे आ रहा है अरबा युद्ध नीति। अरबा युद्ध नीति में क्या किया जाता है, तो देखिए जो भी बैलगाड़ियों होता है, बैलगाड़ियों को क्या किया जाता है कि अल्टरनेट, समझ रहे हैं ना, यहाँ एक बैलगाड़ी यहाँ, एक बैलगाड़ी यहाँ, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बैलगाड़ियों को यहाँ पे लगा दिया जाता है। और बीच बीच में जगह छोड़ा जाता है जिसको बोला जाता है रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति, अर्थात बीच में जो जगह छोड़ा जाता है ऐसे ऐसे, इसमें तोपों के लिए छोड़ा जाता है, ताकि बीच में बैलगाड़ियों के बीच में यहाँ पर तोप यहाँ पर लगाया जा सके। और बीच में जो भी गैप रहेगा उसमें तोप के साथ साथ गन भी, बंदूक भी यहाँ पे रखा जा सके। तो ये 3 पद्धति का बाबर ने प्रयोग किया था। सही रणनीति, मैंने कम सेना होते हुए बाबर ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया, अदम्य साहस का उसने परिचय दिया। माना जाता है कि यहीं पे सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया गया। ये घटना चक्र का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। घटना चक्र में दिया गया है, जो भी स्टेप पीसीएस पूछा गया है, सर्वप्रथम तोप का प्रयोग कहाँ किया गया, तो किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस पे 2 नाम आता है। उस्ताद अली इसका तोपची था, बड़ा तेज़ी से, समझ रहे हैं ना, मैंने नेतृत्व करना, तोप को कब छोड़ना है, कब गोला दागना है, बाहुबली टाइप का। और एक इसका बंदूकधारी था जिसका नाम था मुस्तफ़ा। दोनों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तीनों ही देख पा रहे हैं ना यहाँ पे पद्धतियों के माध्यम से कुल मिला के निष्कर्ष बाबर के फेवर में रहा, रिजल्ट बाबर के फेवर में रहा। बाबर यहाँ पूरी तरीके से जीत गया। और इसी समय माना जाता है कि इसमें जिहाद का भी नारा दिया, चूँकि इतनी बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी का, तो एक समय ऐसा था कि लोग जीत रहा था। बाबर पूरी तरीके से यहाँ पे इमोशनल हो गया कि भाई होता है ना जिहाद का नारा, एक धर्म विशेष का जब नारा दिया जाता है तो लोगों के अंदर एक गजब एनर्जी, संचार का भाव पैदा हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता था कि इब्राहिम लोदी भी तो मुस्लिम था,
लेकिन इब्राहिम लोदी को बहुत सारे हिंदू शासक भी देखेंगे, छोटे मोटे जो क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी उनका सहयोग दे रही थी, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू सैनिक भी यहाँ पे मौजूद थे। तो जिहाद का नारा यहाँ पे कुल मिलाकर बाबर का कार्य कम कर गया। बोला कि तमगा कर से मुक्ति दे देंगे। उस समय तमगा कर होता था सीमा शुल्क के रूप में यहाँ पे मौजूद था। जो व्यापारी था, सैनिकों से भी शायद एक तमगा कर यहाँ पे लिया जाता था, ठीक है। तो ये है ना, देखिए एक अपॉर्चुनिटी, एक उनको प्राइज़ दिया जा रहा है। अब इस सिचुएशन में वही है कि अब समझ रहे हैं ना कि एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें इस युद्ध को जीतना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, परिणाम क्या निकल रहा है। बाबर की यहाँ पे विजय हुआ। जीत का श्रेय इसने देखिए तोपों का नया दे के घुड़सवार जो तीरंदाज होते थे उनको दे दिया इसने, क्योंकि घुड़सवार तीरंदाज समझ रहे हैं ना, सामने से जब अटैक हो रहा है तो दाएं बाएं जा रहे हैं, तो तीरंदाजों के द्वारा सारे इब्राहिम लोदी के सैनिकों को मार दिया गया। पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, कि एक तो पहला ऐसा सुल्तान था जो रणभूमि में उतरा था दिल्ली सल्तनत का शासक होते हुए, और युद्ध भूमि में बेचारा मारा गया। माना जाता है कि इसने खुद हारते देखते हुए अपने आप की इसने, ठीक है, आत्महत्या कर लिया। इसी से खुश होकर मस्त होकर देखिए काबुल में बाबर ने चांदी का सिक्का ज़बरदस्त तरीके से बंटवाया, धन बंटवाया, और लोगों ने उसको, ठीक है, उदार समझा, बहुत ही उदार है। लोगों ने इसको एक कलंदर की उपाधि दिया कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो चांदी का सिक्का प्रति व्यक्ति को काबुल में इसने, ठीक है, बंटवाया। और यहीं पे इसी लड़ाई में देखेंगे तो हुमायूं भी पार्टिसिपेट कर रहा था, बाबर का साथ दे रहा था। बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी था यहाँ पे हुमायूं। ग्वालियर का राजा जो विक्रमादित्य था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तोमर वंश से बिलोंग करता था। ये उस लड़ाई में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था। तो एवज में इसको भी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके हाथ से कोहिनूर हीरा, ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने ले लिया। इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में हुमायूं लेके अपने पिता बाबर को दे दिया। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे यहाँ पे गुरु नानक देव, चूँकि गुरु नानक देव उस समय समझ रहे हैं ना, यहाँ वहाँ सत्संग करते, बहुत सारा मठों की स्थापना किया हुआ था। तो वही इलाका है, पानीपत का वही इलाका है, देखेंगे बहुत अधिक पंजाब से दूर नहीं है। तो प्रत्यक्षदर्शी मतलब आंखों देखा हाल यहाँ पे गुरु नानक देव। 27 अप्रैल 1526 को बादशाह इसने आपको घोषित कर दिया, अर्थात दिल्ली में अब मुगल साम्राज्य की नींव हट गई, मतलब नींव लग गई, और दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए पूरी तरीके से खात्मा हो गया। अब नंबर 1 आ रहा है पे खानवा की लड़ाई। ध्यान से देखते चलिए, यही है खानवा की लड़ाई। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बाबर के समय पूरा पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, ये तो मुगलों के अंडर कंट्रोल ही में था, ये वाला देखिए यहाँ पे। अब ये नीचे जो देखेंगे ना इलाका है, तो देखिए राजपूत यहाँ पे कॉन्फेडरेसी के रूप में मौजूद है, जो यहाँ पे राणा सांगा नेतृत्व कर रहा था। अंडर देख पा रहे हैं यहाँ पे राणा सांगा। नीचे का एरिया यहाँ पे गुजरात में देखेंगे मुस्लिम शासक मौजूद था। मालवा के तरफ देखेंगे तो मेदिनी राय, आपको काफ़ी फेमस नाम देखने के लिए मिलेगा, मेदिनी राय खंगार, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। समय है इसका 17 मार्च 1527 को ये युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया। फतेहपुर सीकरी के निकट ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वर्तमान में आगरा के आसपास का ही, जो बहुत अधिक दूर नहीं है राजस्थान की सीमाओं से। वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा खानवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा खानवा। मेवाड़ के शासक देखिए यहाँ पे राणा सांगा का मानना था। दोनों का अलग अलग आर्गूमेंट है यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा जाता है। राणा सांगा का ये था कि देखो, ठीक है, कि भाई राणा सांगा समझता था कि लूटपाट करके, भाई तैमूर वंश का था, तैमूर लंग जैसे आया हुआ था भारत में, देखिए कितना लूटपाट मचाया हुआ था 1398-99 के दौर में। वैसे बाबर भी आएगा, लूटपाट मार के यहाँ पे चला जाएगा। तो लूटपाट करके राणा सांगा को लगता था कि काबुल वापस चला जाएगा, लेकिन ये क्या है, तो दिल्ली और आगरा में पूरी तरीके से स्टेबलाइज कर लिया अपने आप को। माना जाता है कि बाबर जब अपने आप को स्टेबलाइज किया, उन विषम परिस्थितियों में, इतनी गर्मी अधिक है भारत में, समझिए इस चीज़ को, ठीक है, गर्मी भी अधिक है, बरसात भी अधिक है, मानसूनी जलवायु है। उस समय इसके सारे सैनिक छोड़ के वापस जाने लगे। इजाज़त भी दे दिया कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदर बेचारा साथे में चला गया था, देखिए वापस ये नहीं गया, और यहाँ के जो भी आसपास के जो सैनिक थे, उन सैनिकों को यूनाइट करके देखिए दिल्ली और आगरा पे शासन प्रशासन को अपना चलाने लगा। अब देखिए सिंधु गंगा घाटी में तेज़ी से बाबर का वर्चस्व बढ़ रहा था। तोप था ना उसके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, ध्यान रखिएगा। और बाबर द्वारा जो भी आसपास का इलाका था, कालपी, बयाना, आगरा, धौलपुर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये तो पूरी तरीके से महत्वाकांक्षी नीति ही हो गई बाबर की। एक तरफ यहाँ पे जो राजपूत जो शासक है राणा सांगा, इसकी भी वही नीति है कि भाई हमको क्या करना है, तो उत्तर की तरफ दिल्ली सल्तनत की तरफ विस्तार करना है। अब यहाँ पे क्या, अब उसकी सपना तो पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा। और तो और बाबर एक स्टेप और आगे चला गया
कि अफ़गान जो भी विद्रोहियों को इसने दमन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी दिल्ली सल्तनत में आपको याद होगा कि जो लोदी वंश था सारे के सारे अफ़गान शासक ही हुआ करते थे। तो अफ़गान विद्रोहियों को इसने दमन करना शुरू किया। चूँकि अफ़गान में जहाँ सुशासन कर रहा था अफ़गानियों को, वहाँ भी उसके खिलाफ विद्रोह होता था। यहाँ भी देखिए अफ़गानी लोग विद्रोह कर रहा है, दमन करना शुरू कर दिया। इसी में इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी चाहता था कि दिल्ली का शासक हम बैठ जाएंगे। ये भी बिल्कुल बाबर के खिलाफ हो गया, चला गया राणा सांगा के खेमे में। दूसरा था मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती, ये भी चला गया राणा सांगा के खेमे में। देखिए यही है ना इंटरेस्ट, मैं बार बार बोलता हूँ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऐसा चीज़ है, ना रिलीजन कहीं कुछ नहीं, जात पात कुछ नहीं। जब बात आती है आर्थिक की तो देखेंगे कि सारे के सारे हित अपने आप ठीक है बनना शुरू हो जाता है, इक्वेशन बनना शुरू हो जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। राणा सांगा के शरण में चला गया और राणा सांगा को लगा कि हम बहुत मजबूत हो गए। ये लोग भी जाके राणा सांगा को पूरी तरीके से चढ़ा दिया कि चलो भाई अब तो मामला फिट है। अब देखिए राणा सांगा का भी यही चाहा था कि अपना राज्य स्थापित करे, सीमा उसकी आगरा तक होना चाहिए और आगरा में पहले से बाबर कंट्रोल करके बैठा हुआ था। अब यही था। देखिए राणा सांगा का साथ अगर देखा जाए तो मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, ठीक है, चंदेरी का क्षेत्र, मालवा, कुल मिला के जितना भी इसमें देखेंगे तो अधिकतर जो राजपूत शासक बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। मतलब राजपूत शासकों का एक कॉन्फेडरेसी समझ रहे हैं, एक संघ टाइप का बन गया था राणा सांगा के नेतृत्व में, जिसका साथ मुस्लिम भी यहाँ पे दे रहे थे। अब इसी समय माना जाता है कि देखिए घमासान लड़ाई हुआ और इसमें माना जाता है कि जिहाद का जो नारा दिया बाबर ने एकदम इतना तेज़ी से दिया, क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल मुस्लिम एकदम समझ रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे भगवा टाइप का समझ रहे हैं ना, मतलब राजपूत शासक के रूप में क्षत्रिय आन बान की भावना से पूरी तरीके से लबरेज है। जब दोनों में इतना घमासान युद्ध होगा तो जिहाद का जब नारा देगा तो माना जाता है कि यही था आक्रामकता का जो दौर था। धार्मिक देखिए रिलीजन ऐसा एक नारा है ना, इंसान मैंने मुर्दा आदमी को जिंदा कर दे। कुल मिला के ठीक है जिहाद के नारा में यही था, काफिरों को मार डालो, जो भी मुस्लिम नहीं सब खत्म करो, ठीक है। और वही हुआ, बाबर इसमें विजयी हो गया। देखिए क्या हो रहा है, परिणाम क्या इसका निकला, थोड़ा सा देखते चलिए। गाजी की इसने उपाधि धारण किया, गाजी मतलब योद्धा, और इसने अपने आप को एक धर्म प्रचारक के रूप में भी स्टेबलाइज किया। इस्लाम धर्म को बहुत आगे लेके जाना है। हालांकि बहुत अधिक वैसा कार्य करते हुए नजर नहीं आएगा इस्लाम धर्म को लेके। इसने वीर शासक को हराया तो पूरे के पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में डंका बज गया कि देखो राणा सांगा को इसने हरा दिया। और तो राणा सांगा जब हारा तो माना जाता है कि उसके अपने ही सामंतों ने उसको विष दे के मार दिया। तो अब तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई। भारत में पांव फैलाने का अवसर मिल गया। यही है ना दादागिरी। देखिए केजीएफ देख के आइए, मारना है तो छोटे मोटे लोगों को नहीं, मेन आदमी को मारो ताकि लोगों में दहशत बन जाए, लोग तुम्हारे पीछे पीछे आए। यही है यहाँ पे भारत में पांव फैलाने का इसको अवसर मिल गया। राजपूत अफगानों का संयुक्त द्विराष्ट्रीय मोर्चा था, देखिए पूर्णतः यहाँ पे ख़त्म हो गया, बन ही नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि ठीक है अब कौन बनाएगा। हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना पुनः एक बार टूट गया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में पूरी तरीके से टूट गया। मोहम्मद गौरी ने उसको हरा दिया। और एक बार फिर से देखेंगे तो उन्हीं क्षेत्रों से निकला हुआ राणा सांगा जो चाह रहा था कि हिंदू साम्राज्य का स्थापना हो, उसको बाबर ने हरा दिया। शक्ति का केंद्र देखेंगे तो बिल्कुल काबुल से लेकर आपको आगरा दिल्ली तक यहाँ पे हो गया। क्योंकि काबुल तो पहले था ना, मैंने काबुल नहीं, काबुल का जो एरिया था पहले था। अब तो बाबर सारा चीज़ उठा के यहीं आ गया, बोरिया बिस्तर लेके आगरा दिल्ली आ गया। तो अब आगरा दिल्ली वहाँ से शक्ति का पूरी तरीके से स्थानांतरण हो गया। अब नेक्स्ट होगा यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। देखिए यहाँ पे चंदेरी का युद्ध टाइम पीरियड है 29 जनवरी 1528 को। अब चंदेरी का भौगोलिक लोकेशन की बात करें तो बेतवा नदी, यहीं पे देखेंगे तो केन, बेतवा, सोन, ठीक है, आपको तीन तीन नदियाँ आपको दिखाई देगी। बीच में बुंदेलखंड का भी इलाका देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका पानी केन बेतवा नदी को जोड़ के वर्तमान में देने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही है देखिए यहाँ पे बेतवा नदी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही दुर्गम इलाका है ये इलाका, देख रहे हैं ना, ये सब कभी चंबल का इलाका हुआ करता था, चंबल का डाकू। बहुत ही बिहम उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि, ज्योग्राफी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। 230 फुट ऊंची चट्टान था, चंदेरी का एक किला हुआ करता था, दुर्ग था, मालवा तथा बुंदेलखंड की बिल्कुल सीमा पे हुआ करता था। तो अब चाहता था देखिए बाबर के नीचे अगर हमको अपना साम्राज्य विस्तार करना है या फिर इन राजपूतों की शक्ति को तोड़ना है, तो मालवा एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है।
राजपूतों का जो नेतृत्व कर रहा होता है यहाँ पे मेदिनी राय खंगार है। कारण यही था, देखिए मेदिनी जो राय छा खानवा के युद्ध में ऑलरेडी ये लड़ा हुआ था, आपको ध्यान होगा खानवा के युद्ध में, ठीक है। और राणा सांगा के साथ ही लड़ा हुआ था, उसके फेवर में लड़ा हुआ था, बाबर के खिलाफ लड़ा हुआ था, तो बाबर के टारगेट में था ये। राजपूत सत्ता का मेदिनी राय के नेतृत्व में पुनर्गठन भी हो रहा था कि जितने भी राजपूत हैं चलो फिर से एक विदेशी सत्ता है इसको मार गिराते हैं। तो बाबर को तो इतना आइडिया था। चंदेरी का अगर भौगोलिक लोकेशन की बात करें तो व्यापारिक तथा सैनिक महत्व था। एक तो किला था इतना ऊंचा कि भाई जिसका उस पर कंट्रोल हो जाए, फिर समझिए कि बिल्कुल ही मेवाड़ का किला टाइप का, ठीक है, आसान नहीं था। और व्यापारिक नीचे आने के लिए ये बीच का, समझ रहे हैं ना, ये इलाका हुआ करता था। माना जाता है कि बाबर ने एक ही रात में बोला कि भाई आगरा से, चूंकि बहुत दूर तो नहीं होगा, नीचे का इलाका, यहीं पे आपको आगरा देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे एक रात में माना गया कि जो भी बिगम जो जंगल था उसको काट दिया गया चंदेरी पे आक्रमण करने के लिए, और आज भी वो देखने के लिए मिल जाएगा। एक रात में जो पहाड़ी को काटा गया है उसको कटा पहाड़ी या कटी घाटी के रूप में जाना जाता है। इसी रास्ते से होके बाबर ने यहाँ पे अटैक किया। सब लोग सो रहे थे, सुबह देखा चंदेरी के किला के लोगों ने, खासकर मेदिनी राय के, देखा तो भाई ये देखो बाबर तो हमारे द्वार पे आ गया, ठीक है। तो खाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी के किला पे अधिकार कर लिया गया। मेदिनी राय की पराजित हुई। राजपूत होता है ना, मतलब बिना तैयारी के आन बान भाग तो सकते नहीं थे। राजपूतों में तो ये चीज़ था, भाग सकते नहीं थे, एकदम जैसे था वैसे एकदम कूद पड़े। बुरी तरीके से मारा गया, बहुत बड़े रूप में नरसंहार किया गया बाबर के द्वारा। और राजपूती वीरंगनाओं ने यहाँ पे जौहर पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना, आग जला के उसमें कूदती गई। फाइनली देखिए बाबर इन सारे चीज़ों को देखते हुए, बाबर को कुछ हाथ नहीं लगा कुल मिला के। जिसे अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी में आप लोगों ने देखा हुआ था, पद्मावत वाला में, कि लास्ट में जाते जाते उसको क्या मिलता है, एक, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे, एक मतलब बेजान भूमि के अलावा। ठीक वही चीज़ होगा यहाँ पे। राजपूत वीरंगनाओं ने जौहर करना शुरू किया। ये सारा चीज़ बाबर, ठीक है, माना जाता है कि देख रहा था। इतना वो मतलब बेचारा परेशान हो गया, ये सब का पहले कभी नहीं देखता था कि जिंदा आग में महिलाओं को कूदते हुए। संपूर्ण विध्वंस करवा दिया चंदेरी का कि भाई नहीं भाई, ऐसा चीज़ हमको नहीं चाहिए। उसका कभी उसने उपयोग नहीं किया माना जाता है। और इस लड़ाई में जो शेर शाह था उसका उदय हो चुका था, ध्यान रखिएगा, बाबर की ओर से लड़ा हुआ था। कभी कोई प्रश्न पिछले रास्ते से पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो शेर शाह, ध्यान रखिएगा, बाबर की ओर से लड़ा था। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे घाघरा का युद्ध। देखिए वर्तमान में अगर भौगोलिक लोकेशन की बात करते हैं, ये घाघरा देख पा रहे हैं ना, इधर ये हो जाएगा गंडक नदी, ये हो जाएगा यहाँ पे गंगा नदी, यहीं देखेंगे यहीं पे, ठीक है। पटना के पहले इधर सोन हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले देखेंगे तो यहीं पे आपको ये बिल्कुल ही सीमा लाइन दिखाते हुए, मैंने आपको मिल जाएगा देखते हुए, लगभग बिहार और यूपी की सीमा पे। समय था 6 मई 1529 का समय था वो, ध्यान रखिएगा। बाबर और अफगानों के बीच हुआ, महमूद लोदी के बीच। अब इसमें जो महमूद लोदी और कोई नहीं है बल्कि सिकंदर, वही जो लोदी था, ठीक है, सॉरी, इब्राहिम जो लोदी था, इब्राहिम लोदी का भाई था, ठीक है। भाग के आ गया था। मुस्लिमों में एक चीज़ था ना, भाग बड़ी तेज़ी से जाते थे लोग। पानीपत के युद्ध में लड़ा, खानवा के युद्ध में लड़ा, लेकिन दोनों में भाग गया है, ठीक है। महमूद लोधी के साथ हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। घाघरा नदी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। कारण इसका यही था कि अफगानी शासक बिहार और बंगाल में शासन कर रहे थे। अब ये नया विदेशी शासक के रूप में बाबर आ गया दिल्ली में, तो उसका इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब आसपास के क्षेत्रों को निपटा दिया तो इसको लगा कि चलो भाई उधर भी चलते हैं, और वहीं आया हुआ था चंदेरी का युद्ध लड़ने। तब तक माना जाता है कि अवध के क्षेत्रों की तरफ अफगानों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। अब यही था, महमूद लोदी जो भागकर बिहार पहुंचा हुआ था। देखिए कुछ है नहीं ज़्यादा, 1 लाख सैनिकों को एकत्रित कर लिया, यूनाइट कर लिया। बंगाल का सुल्तान जो नुसरत शाह, उस समय माना जाता है कि ये भी उसको सहायता पहुंचा रहा था, क्योंकि ये भी अफगान मूल का ही था। तो देख पा रहे हैं, चोर चोर मौसेरा भाई टाइप का कुछ। अफगानों ने अवध में विद्रोह किया, और वहीं से चंदेरी से देखेंगे, यहाँ पे चंदेरी के किला से इधर अफगानों ने विद्रोह किया, इधर अवध के क्षेत्रों की तरफ। तो सीधे वहीं से माना जाता है कि बाबर चला गया। 6 मई 1529 को घाघरा के निकट देखिए यहाँ पे बाबर और अफगानों की मुठभेड़ हुई। अब अफगान में कभी कभी दिया रहता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पे जो शासक हैं यहाँ पे मोहम्मद अली करके, यहाँ पे देखिए क्या नाम है दिया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी महमूद लोदी करके है, ठीक है।
एक तो महमूद लोदी हो जाएगा और महमूद लोदी के साथ नुसरत शाह भी यहाँ पे साथ दिया बंगाल का शासक। तो दोनों को याद रखिए आप लोग, ठीक है। घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेस महमूद लोदी और नुसरत शाह के बीच हुआ। जल और थल दोनों में ये लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। छद्म युद्ध टाइप का होता है ना, लुका छिपी कर करके। परिणाम यही था, इसमें बाबर विजय हो गया। और बंगाल का जो शासक था देखिए, नुसरत शाह से तो उसने संधि कर लिया और बेचारा महमूद लोदी भाग के बंगाल में जाके छुप गया। वहाँ से भी एक, ठीक है, छोटे रूप में वो शासन कर रहा था। अब कुछ अन्य तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मातृभाषा अगर देखा जाए पूरा का पूरा इन मुगलों का, देखिए तुर्की भाषा के रूप में, अर्थात जिसे, ठीक है, चगताई भाषा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मदर टंग के रूप में मौजूद है। आत्मकथा जो बाबर ने लिखा, जो मैंने बताया था अभी तक का सबसे शानदार आत्मकथा माना जाता है बाबरनामा। इसको तुजू के बाबरी भी बोला जाता है। फारसी जो अनुवाद किया गया इसका अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया और वेबरिज के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो अब्दुल रहीम खाना और कोई नहीं है, ठीक है, अकबर के, ठीक है, दरबारी के रूप में लोग मौजूद हैं जिसको अकबर खाना बोलता था। इसी में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, 4 बाग योजना का वर्णन आपको इस बाबरनामा में देखने के लिए मिल जाएगा। 4 बाग समझ रहे हैं ना, जो 4 बाग, ठीक है, जो पार्क टाइप का होता है, जैसे कि जाएंगे आप लाल किला में तो 4 बाग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। माना जाता है कि अकबर ने इसको क्रियान्वित करवाया, बनवाया। 5 मुस्लिम शासकों का इसमें जिक्र है, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी, ध्यान रखिएगा। 5 बाबरनामा में प्रश्न पूछा जाता है। 2 हिंदू शासकों का भी जिक्र है, जैसे कि मेवाड़ में और विजयनगर में। तो मेवाड़ में तो ऑलरेडी राणा संगा था और विजयनगर में उस समय कृष्णदेव राय था। तो कृष्णदेव राय को बाबर एक महान शासक की भी उपलब्धि देता है। मैंने पढ़ाया हुआ था जब कृष्णदेव राय को आपको बताया हुआ था। तो इसने एक नया शैली विकसित किया, मुबैना नामक पद शैली। पद शैली मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कविता। गद्य मने, ठीक है, कहानी, पद मने कविता। इसी शैली के आधार पर इसने 2, ठीक है, कृतियों की रचना किया, जैसे कि खत बाबरी और दूसरा है यहाँ पे रिसाले उसस की इसने रचना भी किया। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर था इसका मीर बाकी। और मीर बाकी ने यही बहुत कंट्रोवर्शियल, देखिए यहाँ पे काम करता है। अयोध्या में यही माना जाता है कि बाबरी मस्जिद उसने बनवा लिया, ठीक है, जो भी था राम मंदिर वगैरह, ठीक है, खैर वो मामला तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यही था। बाबर ने नहीं बनवाया था बल्कि मीर बाकी ने, उसका गवर्नर था मीर बाकी ने। चूँकि जब दिल्ली पे अपना कंट्रोल कर लिया तो अपने सारे क्षेत्रों को बाबर कई सारे प्रांतों में बांट के यहाँ पे शासन कर रहा था। तो मीर बाकी यहाँ पे करवाया और शिलालेख वगैरह में बाबर का नाम लिखवा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि चंद्रगुप्त, आपको याद होगा, जो मौर्य का जो, ठीक है, राज्यपाल था गुजरात के तरफ, ठीक है, पुष्यभूति करके उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम उल्लेख करवा दिया। तो आज तक हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना हुआ था। ठीक वैसे ही ये कर रहा है, देखिए, मीर बाकी अयोध्या में, ध्यान रखिएगा, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएगा। तो खैर मामला तो सॉर्ट आउट हो गया है। सूफी संत देखिए, ख्वाजा अब्दुल्लाह का शिष्य है, नक्शबंदी, ध्यान रखिएगा, नक्शबंदी संप्रदाय से बिलोंग करता था। सब मैंने आपको पढ़ा दिया होगा। सड़क मापने के लिए इसने गज बाबरी बनवाया। कुसाड़ों के बाद माना जाता है कि पहली बार ऐसा बाबर शासक आया जिसका जो क्षेत्र था काबुल और कंधार की तरफ पड़ता था, जो भारत का, ठीक है, कभी हिस्सा हुआ करता था। तो कुसाड़ आपको याद होगा, मौर्योत्तर काल में कुसाड़ जब आएगा सब, तो सिल्क रोड पे पूरा कंट्रोल करेगा। और सिल्क रोड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कह सकते हैं कि भाग होता था काबुल और कंधार, वहाँ से कुसाड़ों ने, ठीक है, पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बनाए रखा था। तो कुसाड़ों के बाद से बाबर का ही नाम आता है, जब भारत का हिस्सा बना हुआ था। काबुल में देख पा रहे हैं यहाँ पे सिक्का चलवाया शाहरुख नाम का, ठीक है, और कंधार में बाबरी सिक्का नाम चलवाया। तो काबुल में शाहरुख कोई और नहीं है, ध्यान रखिएगा, तैमूर का जो, ठीक है, पोता बोलते हैं उसको ना, पोता, ठीक है, उसके नाम पे, और कंधार में बाबरी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे है। सुल्तान की परंपरा को इसने तोड़ा, खुद को देखिए बादशाह के रूप में स्टेबलाइज किया। क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सब सुल्तान बोल रहे थे, लेकिन अब बोलेगा कि सुल्तान नहीं बल्कि बादशाह होगा, ठीक है। यहाँ से बादशाह का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। 4 पुत्रों को अपने साम्राज्य में, पूरा जो भी अपना साम्राज्य था, 4 पुत्रों को बांट दिया। जैसे कि हुमायूं, ये उत्तराधिकार बनेगा। कानरान था, अस्करी था और हिंदार था, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके, और बीच में हुमायूं को बैठा दिया गया। कब्र इसका देखिए यहाँ पे आगरा में बनवाया गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगरा में माना जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का बार इलाज करवाने जाता था, बहुत घूमते फिरते रहता था बेचारा हुमायूं, उस समय, ठीक है, बीमार पड़ रहता था बहुत। और जब आगरा में इसकी मृत्यु हो गई तो आराम बाग बगीचा में, जो इसी के द्वारा बनाया गया है,
बाबर के द्वारा उसी आराम बगीचा में दफनाया गया था। लेकिन इसकी दिला इच्छा थी कि भाई हमने जहाँ से ग्रो किया है काबुल से, हमारी अस्थि वहाँ होना चाहिए। इसीलिए ठीक है, आगरा से इसकी अस्थियों को काबुल ले जाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आराम बाग बगीचा को जैमितीय विधि से बनाया गया हुआ। जैमितीय विधि मतलब समझ रहे हैं ना, सारा मैंने मेजरमेंट करके फूल पत्ती वगैरह जो होता है, खासकर मुस्लिम जो स्थापत्य कला में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उनका अंग होता है, वैसे चीज़ों को बनाना यहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के देखिए यही था बाबर की कहानी। हर एक चीज़ को हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। लेक्चर की लंबाई यहाँ पे अधिक होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, थोड़ा सा मैं तेज़ी से निकलूँगा आगे तो आप ठीक है, फैक्ट वगैरह तो आप हो सकता है कि रट लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा मुझे समय दीजिए, इसको मैं अच्छे से मैक्सिमम अपना ठीक है बेस्ट देने का प्रयास करूँगा और सारा चीज़ आपको क्लास में क्लियर कराने की कोशिश भी करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना आप लोग ड्यूटी करते रहें, शेयर आप लोग ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।